जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदुओं से बदला ले रहा है कनाडा का ट्रूडो। दोस्तों, ऐसा फैसला लिया है वाकई में हर किसी को चौंका देगा, खास करके हिंदू समुदाय को। दिवाली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन पर लगा दी गई है रोक। बताएंगे बड़ा ही भेदभावपूर्ण और अपमानजनक फैसला लिया गया है। किस नेता ने रद्द किया है दिवाली का कार्यक्रम दोस्तों, जिसके बाद स्पेसिफिक समुदाय के द्वारा घिरे हैं ये कनाडाई नेता। दोस्तों, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे कि आखिर अचानक कनाडा ऐसा क्या कह दिया जो भारत में ट्रेंड करने लगे अमित शाह जी। लोग कहने लगे थैंक यू मोटा भाई। बताएंगे दोस्तों ये खबर। इसी के साथ ट्रूडो के सुरक्षा सलाहकारों ने खुद कबूल लिया है कि भारत के खिलाफ अमेरिकी अखबार को संवेदनशील खुफिया जानकारी मुहैया करवाई थी। जी हाँ, साथ ही साथ सऊदी अरब में गिरफ्तार पाकिस्तान के 4000 भिखारियों पर सऊदी अरब ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, जिसके बाद मजबूरन शहबाज शरीफ को भी एक्शन लेना पड़ गया। एक से एक बड़ी खबर विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते और मानते कि भारत वाकई में विकास करेगा और विकसित देश बनेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। लगे हाथों आप सभी को आज छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां हिंदुओं से बदला ले रहा कनाडा। दिवाली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन पर लगाई रोक। क्या है पूरी बात बता दें। भारत और कनाडा के बीच मौजूदा वक्त में रिश्ते ठीक नहीं है, जिसका असर अब वहां रहने वाले हिंदुओं पर भी देखने को मिलने लगा है। वहां कनाडाई सरकार ने दिवाली फेस्टिवल को रद्द कर दिया है। दरअसल कनाडा के विपक्षी नेता पियर पोइलीवर और कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा 2024 का दिवाली उत्सव रद्द करने का फैसला लिया है। इसके बाद हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कनाडा हिंदू फोरम ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे कनाडा के विविध सांस्कृतिक समुदायों के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि दिवाली जो प्रकाश और एकता का त्योहार है, उसका आयोजन न करना समुदाय के एक बड़े हिस्से की उपेक्षा करना है। कनाडा हिंदू फोरम का मानना है कि दिवाली उत्सव रद्द करने का फैसला राजनीतिक तुष्टीकरण का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जैसे लोगों ने इस पर्व का सम्मान किया है, लेकिन कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ने समुदायों की भावनाओं को नजरअंदाज किया है। ये फैसला दर्शाता है कि कुछ नेताओं के लिए सांस्कृतिक समारोह और धार्मिक महत्व का स्थान राजनीति के सामने कम है। यानी कि कनाडा में अगर कोई हिंदुओं का पर्व मनाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेहतर रिश्ते करने के लिए होते हैं, ना कि त्योहार को त्योहार की तरह मनाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि रिश्ते अच्छे रहेंगे तो हम आपके त्योहार को मनाएंगे, रिश्ते खराब रहेंगे तो हम आपके त्योहार को देखेंगे तक नहीं वाला हाल है कनाडा का। अगर आंकड़ों की बात करें तो कनाडा में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय लगभग 2.5 मिलियन की जनसंख्या के साथ, यानी 25 लाख की जनसंख्या के साथ एक अहम सामाजिक और सांस्कृतिक स्तंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समुदाय विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। इनकी अनदेखी करने का मतलब है कि कनाडा की संस्कृति और विकास में इनकी भूमिका को नजरअंदाज करना। इस संदर्भ में हिंदू फोरम ने इस निर्णय को कनाडा के समाज के लिए एक कमजोर पहलू बताया है। अब ऐसे में कनाडा के विपक्षी नेता पियर पोइलीवर द्वारा जिस प्रकार से पार्लियामेंट हिल में दिवाली होने वाले समारोह को रद्द किया है, ये वाकई में दोस्तों बड़ी ही घिनौनी हरकत है इन नेताओं की, खास करके कनाडा की। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। लगता है वो समय आ गया है कि भारत को भी अब करारा जवाब देना ही पड़ेगा कनाडा को। तो वहीं आपको बता दें, आखिर कनाडा ने ऐसा क्या कह दिया जो भारत में ट्रेंड होने लगे अमित शाह जी। लोग कहने लगे उनको थैंक यू मोटा भाई। दरअसल बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह जी ट्रेंड करने लगे। मोटा भाई, प्राउड ऑफ यू अमित शाह जैसे हैशटैग के साथ तमाम यूजर ट्वीट करने लगे। अपने ट्वीट में गृह मंत्री को शुक्रिया कहने लगे। किसी ने लिखा हमें आप पर गर्व है, किसी ने कहा थैंक यू मोटा भाई, किसी ने लिखा मोटा भाई इंटरनेशनल हो गए। यहाँ सबसे खास बात यह है कि अमित शाह जी के ट्रेंड होने का सीधा कनेक्शन कनाडा से है, उसके एक मंत्री के बयान से है। आखिर क्या है वो कनेक्शन, आपको बता दें। दरअसल भारत के वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शुमार रहे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहले ही बचकानी, बेतुकी और हवाई बातें कर चुके हैं, जिससे भारत कनाडा संबंध हद से ज्यादा बिगड़ चुका है। और दिवाली बंद करने वाला हाल तो हमने आपको बताया ही। ट्रूडो अब तो कबूल भी कर चुका है कि उन्होंने बिना किसी सबूत के कनाडाई संसद में ये आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंट्स का हाथ है। अब उनकी सरकार के एक मंत्री तो बेतुकेपन में 4 कदम आगे बढ़ चुके हैं। वो कनाडा में ट्रूडो सरकार के संरक्षण में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के पीछे सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम ले लिया। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय समिति को बताया कि उन्होंने एक अमेरिकी अखबार बोले तो वॉशिंगटन पोस्ट को बताया था कि सिख अलगाववादियों को टारगेट करने की साजिश के पीछे अमित शाह है। मॉरिसन ने समिति को बताया कि पत्रकार ने मुझे कॉल किया था और पूछा था कि क्या वही अमित शाह वो शख्स है। मैंने कंफर्म किया कि हाँ वही है। अब ऐसे में दोस्तों भारत के लोग ट्वीट पर अमित शाह जी को टैग करके कहने लगे थैंक यू अमित शाह जी, थैंक यू मोटा भाई, आप तो इंटरनेशनल हो गए। बहरहाल दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे अमित शाह जी को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। जहाँ कनाडा के ये मंत्री भारत के अमित शाह
धोखेबाजी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रूडो के सुरक्षा सलाहकारों ने खुद कबूल लिया है अब कि भारत के खिलाफ अमेरिकी अखबार को संवेदनशील खुफिया जानकारी इन्होंने मुहैया करवाई थी। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली ड्रॉइन और विदेश मंत्रालय के उप मंत्री डेविड मॉरिसन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ संवेदनशील खुफिया जानकारी अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट के साथ साझा की। तो वहीं आपको बता दें, सऊदी अरब में गिरफ्तार पाकिस्तान के 4000 भिखारियों पर शहबाज सरकार का बहुत बड़ा एक्शन, विदेश यात्रा पर लगा दिया बैन। दरअसल पाकिस्तान को बदनाम करने वाले या फिर पाकिस्तान की रियलिटी दिखाने वाले ये 4000 पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट पर पाकिस्तान सरकार ने बैन लगा दिया। सरकार ने सऊदी अरब में भीख मांगने के जुर्म में पकड़े गए 4000 नागरिकों की विदेश यात्रा पर 7 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। पकड़े जाने वालों में से 60% लोग पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आए हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार सऊदी अरब में पकड़े गए अपने नागरिकों को वापस देश लाने के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार कर रही है। सऊदी से वापस लाने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भिखारियों के मिलने से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या के बाद पाकिस्तान को कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी। सऊदी ने कहा था कि उमरा वीजा पर सऊदी अरब भीख मांगने आने वाले लोगों पर पाकिस्तान लगाम कसे, वरना अनियंत्रित स्थिति पाकिस्तानी उमरा और हज यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उमरा वीजा पर सऊदी अरब चले जाते हैं ये पाकिस्तानी और वहां जाकर के भीख मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सऊदी अरब के लोग इस अवसर पर पैसे अवश्य देंगे, भिखारियों को भीख जरूर देंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब देश विदेश से बड़े बड़े लोग जाते हैं। ऐसे में इन मौका का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तानी भिखारी बन जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान वाकई में भिखारी कंट्री है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी इस पर क्या राय है, बताना मत भूलिएगा। आतंकिस्तान तो हमें पता है, लेकिन क्या वो भिखारिस्तान भी है? देखते हैं हमारी प्रिय ऑडियंस क्या जवाब देती है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है रशिया। दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने लिया बड़ा संकल्प। दोस्तों पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के साथ संबंध को बढ़ा रहे हैं, जो भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। रूस के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वी फोमिन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय रूसी प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान के दौरे पर है। मंगलवार 29 अक्टूबर को रूसी उप रक्षा मंत्री ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। रूसी शीर्ष सैन्य अधिकारियों का यह दौरा कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के कुछ दिनों बाद हो रहा है, जहां पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था। रूस की मेजबानी वाले सम्मेलन में पाकिस्तान को न्योता तक नहीं दिया गया था। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी हितों के मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना भी शामिल है। लगे हाथों बता दें, भारत और चीन के बीच LAC पर समझौते को लेकर अमेरिका ने दिया बड़ा बयान। अपनी भूमिका पर क्या बात कही बता दें, अमेरिका ने कहा है कि वो भारत चीन के बीच LAC समझौते पर गहरी नजर बनाए हुए हैं और सीमा पर तनाव कम होने का स्वागत करता है। ये बात मंगलवार को मीडिया से बातचीत में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कही। उन्होंने कहा कि हम घटनाओं पर करीबी नजर रखे हुए हैं। हम समझते हैं कि दोनों देश नियंत्रण रेखा पर तनाव वाले स्थानों से अपनी सेनाएं हटाने के शुरुआती कदम उठा चुके हैं। हम सीमा पर तनाव कम होने का स्वागत करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले में अमेरिका की कोई भूमिका है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हमने भारतीय साझेदारों से इस बारे में जानकारी ली है, लेकिन इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। इससे पहले मंगलवार को रक्षा सूत्रों ने बताया था कि दोनों देशों के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग मैदानों और डेमचोक में अस्थायी ढांचों को हटा दिया है। सैनिकों को अब पीछे के क्षेत्रों में तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग छोटे छोटे दलों के साथ होगी, जिनमें 10 से 15 सैनिक शामिल होंगे। लगे हाथों बता दें, इस मुद्दे पर चीनी विदेश मंत्रालय ने भी दावा किया। उसने कहा कि पूर्वी लद्दाख से भारत चीन के सैनिक व्यवस्थित तरीके से हट रहे हैं पीछे। जी हाँ, चीन ने बुधवार को कहा कि चीनी और भारतीय सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी से संबंधित प्रस्तावों को व्यवस्थित तरीके से लागू कर रही है। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लीन जियान ने सैनिकों की वापसी के प्रगति के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन और भारत सीमा से संबंधित मुद्दों पर समाधान पर पहुंच गए हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी अन्य जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, कनाडा की तरह भारतीय डिप्लोमेट्स को अमेरिका ने नहीं किया निष्कासित। अटकलों पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। दोस्तों भारत और कनाडा के राजनयिक तनाव के बीच वॉशिंगटन से भारतीय डिप्लोमेट्स को निकालने पर विचार करने की खबरों को अमेरिका ने खारिज कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि मैं इन खबरों से वाकिफ नहीं हूं कि हमने भारतीय डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है। मैं ऐसे किसी भी निष्कासन से वाकिफ नहीं हूं। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और कई अन्य डिप्लोमेट्स को भारत वापस भेजने की खबरों के बाद अमेरिका से भी भारतीय डिप्लोमेट्स को निकालने पर विचार की खबरें थी, जिसे अब अमेरिका
सरकार ने खारिज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और कनाडा ने किए थे एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निष्कासित। कनाडा से तनातनी बढ़ने के बाद भारत ने 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया था। कनाडा ने भी भारत के 6 डिप्लोमेट्स निकाल दिए थे। भारत सरकार ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुला लिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमें कनाडाई सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो उन्हें सुरक्षा दे पाएगी। कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया था। इसे खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या केस से जोड़कर देखा जा रहा है। लगे हाथों बता दें, बांग्लादेश में चुनाव की आहट। नए चुनाव आयोग के लिए अंतरिम सरकार ने बनाई कमेटी। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जल्द आम चुनाव कराने की कवायद शुरू कर दी है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने नए चुनाव आयोग के गठन के लिए एक सर्च कमेटी का गठन कर दिया है। इस 6 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय डिवीजन के जस्टिस जुबैर रहमान चौधरी करेंगे। दरअसल आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीते 3 चुनाव धांधली करके जीते हैं, इसीलिए एक नया चुनाव आयोग बनाया जाएगा। कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कमेटी गठन की जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले हुए आम चुनाव फेक थे, इसीलिए मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा और अंतरिम सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए चुनाव कराएगी। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को 3 महीने पूरे होने को है, लेकिन आम चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई नहीं दे रही थी। इस बीच प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने 13वें आम चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की मांग की थी, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पहले एक नए चुनाव आयोग के गठन का फैसला किया है, जिसके लिए यूनुस सरकार ने सर्च कमेटी बनाई है। लेकिन क्या गारंटी है कि जो नया चुनाव आयोग बनाया जाएगा यूनुस के द्वारा, वो इन विपक्षी पार्टी के साथ मिले जुले नहीं रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, ऐसे में यूनुस को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो वही बता दें, शेख हसीना से जुड़ी खबर, बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी होगी या नहीं, खालिदा जिया ने बता दिया। इसको लेकर जानकारी दी है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है, बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना जी अभी भारत में शरण ली हुई है। इस कारण बांग्लादेश में भारत विरोधी राजनीतिक और धार्मिक दल भारत के ही खिलाफ नजर आ रहे हैं। शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। फिलहाल बांग्लादेश को लेकर 3 चर्चाएं बनी हुई है। पहली चर्चा है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर देश में नए सिरे से संसदीय चुनाव करवाने की जिम्मेदारी, जो अभी आपको हमने बताया। तो वहीं दूसरी चर्चा है बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खेमे से। शेख हसीना का खेमा एक राजनीतिक पुनरुद्धार योजना पर काम कर रहा है और उनकी पार्टी पुनः अपने पैर जमाने के लिए मैदान में उतर रही है। और तीसरी चर्चा शेख हसीना के कट्टर प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की ओर से है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को यह भरोसा है कि अब अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश में वापस आएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, विशेषज्ञों का बहुत बड़ा दावा है चीनी सैनिकों को लेकर। उनका दावा है कि चीनी सशस्त्र बल उतने मजबूत नहीं है जितना वो देखने में लगते हैं। चीन को अपनी मजबूत आर्थिक वृद्धि और हाल के दशकों में सैन्य विस्तार के कारण एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी रक्षा बलों की वास्तविक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। चाइना पावर प्रोजेक्ट के निदेशक बोनी लिन के अनुसार चीन अपने बढ़ते प्रतिकूलों, अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ साथ शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के खिलाफ अपने रक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग का पार्टी कांग्रेस में चीनी सेना की ताकतों पर जोर देना वास्तव में कमजोरी की स्वीकृति थी। चीन अभी तक अपने प्रतिकूलों को हरा नहीं सकता और बीजिंग इस बात को जानता है। इस चिंतित स्थिति के कारण ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आधुनिकीकरण का काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि फिलहाल चीन एक कमजोर स्थिति में है। दक्षिण पूर्वी यूरोपियन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता डेविड हट ने चिंता जताई है कि जब पीएलए में लगभग आधे दशक से कोई लड़ाई का अनुभव नहीं है, तो यह स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि चीनी सेना सिर्फ देखने में ही लगती है खूंखार, बल्कि रियलिटी यही है कि वो अंदर से खोखली है? अगली खबर बता दे, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान संग जेल में ऐसे हो रहा है टॉर्चर। सेल में लाइटें बंद कर दी जा रही है, जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले 1 साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शनिवार यानी 26 अक्टूबर को इमरान खान से मुलाकात करने पर प्रतिबंध हटा दिया था। इस बीच अदियाला जेल में इमरान खान ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 26वें संवैधानिक संशोधन के पक्ष में मतदान किया, उन्होंने हमारे संविधान की नींव को नष्ट करके पाकिस्तान को धोखा दिया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने इमरान खान को ऑफिशियल एक्स से ये पोस्ट किया है। इमरान खान ने कहा कि जेल के भीतर मुझे टॉर्चर किया गया और जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। मेरे सेल की बिजली 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई, जिससे मैं पूरी तरह अंधेरे में रहा। मुझे 10 दिनों तक कटकोठरी में कैद रखा गया। कई हफ्तों तक परिवार के सदस्यों, डॉक्टरों और वकीलों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। इमरान खान ने कहा, वे मुझे टॉर्चर करके तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी राष्ट्र की वास्तविक स्वतंत्रता के लिए दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी संपत्ति विदेशों में जमा है। वे पाकिस्तान में केवल लूटपाट करने आते हैं और फिर अपने वतन लौट जाते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए वो 22 बार ब्रिटेन गए। अब वो क्रिकेट के 12th मैन जैसे हैं, इसलिए साइड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली तोहफा। अब 31 अक्टूबर के साथ साथ इस दिन भी
कर दी गई छुट्टी। दोस्तों दिवाली के मद्देनजर योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 31 अक्टूबर के साथ साथ 1 नवंबर की भी छुट्टी कर दी है। सरकार ने ये छुट्टी 9 नवंबर को आम दिनों की तरह शासकीय कार्यालय खुले रहने की शर्तों के साथ दी है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय और माध्यमिक स्कूल 1 नवंबर को बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।